हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे घर्षण बल के बारे में। वैसे ये टॉपिक जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए है, लेकिन खास कर ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे घर्षण बल क्या होता है। घर्षण तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, और ये दो प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण बल और गतिक घर्षण बल। धीरे धीरे से हम सीखेंगे। पहले गतिक घर्षण बल, फिर स्थैतिक घर्षण बल। जब कोई वस्तु गतिमान होती है, मतलब चल रही होती है, तो उसके गति के विरोध में लगने वाला घर्षण बल को हम लोग गतिक घर्षण बल कहते हैं। घर्षण का मतलब है रुकना। जैसे कोई चीज़ चल रही, साइकिल सड़क पर चल रही, तो सड़क उसको रोकने का प्रयास करती है, तो वहाँ पर गतिक घर्षण लगता है। जैसे कोई बॉल लुढ़क रही है, तो गेंद लुढ़क रही है, तो गेंद को जो ज़मीन है वो रोक रही है लुढ़कने से। यही होता है गतिक घर्षण बल। और ये भी होता है गतिक घर्षण बल दो प्रकार का होता है, एक सर्पी घर्षण बल होता है, एक लोटनी घर्षण बल होता है। सर्पी घर्षण बल यानी स्लाइडिंग फोर्स होता है, जो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या सरकती है, तो उस समय उसके गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को सर्पी घर्षण बल कहते हैं। मतलब जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है या फिसलती है, तो उस समय जो बल लगता है, मतलब उसको रोकता है, विरोध में जो बल लगता है, उसको हम लोग सर्पी घर्षण बल कहते हैं। फिसलन पट्टी पर बच्चों का फिसलना, जैसे स्कूल में फिसलन पट्टी पर से बच्चे फिसलते हैं नीचे, तो बच्चों को जो रोकती है पट्टी, तो उसको हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फोर्स। अगला लोटनिंग घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के सतह पर लुढ़कती है, वहाँ पर क्या था, फिसलती थी, और इसमें क्या है, लुढ़कती है। ला से लुढ़कती, ला से लोटनिक, तो उसके गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को, घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। जैसे वाहनों का चलना, रोड रोलर का चलना, सड़क पर जो रोलर चलता है, तो वो चलता क्या है, वो लुढ़कता है। वाहन भी चलते हैं, समझ लो लुढ़कते हैं, ठीक। तो लोटनिक बल। स्थैतिक घर्षण बल सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, उसके बाद सर्पी, उसके बाद लोटनिक। घर्षण बल का गुण यहाँ पे देखेंगे। घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर खुरदरी होगी तो ज़्यादा लगेगा, चिकनी होगी तो कम लगेगा। चिकनी सतह पर घर्षण बल का मान कम होगा, रूखड़ी या खुरदरी सतह पर घर्षण बल का मान अधिक होगा। स्नेहक का प्रयोग करके, माने तेल या लुब्रिकेंट, ऑयल या ग्रीस लगा करके घर्षण बल का मान कम किया जा सकता है। जैसे दरवाज़ों में जो है लगाया जाता है स्नेहक लुब्रिकेंट, जैसे पाउडर, ग्रीस, मोबियाल, तेल, बॉल बियरिंग, ये सारी चीज़ें। बॉल बियरिंग सर्पी घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल में बदलता है। सर्पी घर्षण बल को लोटनिक में बदल देता है, यानी थोड़ा कम घर्षण बल लगता है। घर्षण बल का लाभ और हानि। घर्षण बल के कारण वस्तु अथवा व्यक्ति सतह पर गतिमान होता है, यानी चल पाता है। अगर घर्षण नहीं होगा तो व्यक्ति फिसल जाएगा, चल नहीं पाएगा। घर्षण बल के कारण ब्लैक बोर्ड, कापी पर हम लोग लिख पाते हैं। अगर घर्षण बल ना हो तो अक्षर लिखते नहीं बनेगा। घर्षण बल कम होने के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है। बर्फ पर घर्षण बल कम होता है, इसलिए चलना कठिन होता है। घर्षण बल कम होने के कारण कीचड़ में गाड़ियाँ फंस जाती हैं। घर्षण बल कम होता है, इसलिए कीचड़ में गाड़ियाँ और व्यक्ति दोनों फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। घर्षण बल अधिक होने के कारण मशीनों के पार्ट पुर्जे खराब हो जाते हैं। ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी मशीनों के पहिए, मतलब जैसे साइकिल के पहिए जल्दी रगड़ जाएंगे, ट्रक के पहिए भी इसी प्रकार से पुर्जे भी खराब हो जाएंगे। घर्षण बल अधिक होने के कारण मशीनों का उत्पादक क्षमता कम हो जाती है, यानी जितनी स्पीड से चलना चाहिए उतनी स्पीड से चल नहीं पाती है। यहाँ देखते हैं घर्षण बल सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण बल होता है और सबसे कम होता है लोटनिक। बीच में होता है सर्पी। ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सबसे बढ़िया बात देखेंगे कि जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान के होता है समानुपाती। जड़त्व के बारे में सबसे पहले गैलीलियो वैज्ञानिक ने बताया था, गैलीलियो गैलीली ने। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन ने भी अपने गति के नियम दिए। न्यूटन का गति का नियम सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया था। गति के तीनों नियम के बारे में न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में लिखा। अपनी प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा। गति का प्रथम नियम के अनुसार, इसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में, स्टेट में है, तो वह रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। अगर यदि गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहना चाहती, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा।
इस नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि गैलीलियो ने सबसे पहले जड़त्व के बारे में बताया था। इस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। नंबर 2, जड़त्व मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। और जड़त्व द्रव्यमान के होता है समानुपाती। एग्जाम्पल देखते हैं। कंबल पर डंडा से पीटने पर धूल कणों का गिरना। जब धूल कण गिर जाते हैं कंबल पर डंडा मारने से, क्यों? क्योंकि कंबल पे आप जब डंडा मारेंगे तो कंबल तो गतिमान हो जाएगा, लेकिन उसके कण वहीं पे रहेंगे, इसलिए वो अलग हो जाएंगे, कंबल से गिर जाएंगे। बस को अचानक चल पड़ने पर उसमें सवार यात्री का पीछे की ओर झुकना। विराम का जड़त्व, माने जब बस अचानक से चल देगी तो व्यक्ति के नीचे का हिस्सा तो चल देगा, लेकिन ऊपर का विराम में रहेगा, इसलिए ये पीछे की ओर झुक जाएगा। इसी प्रकार चलते वाहन में अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुकना, ये गति का जड़त्व, यानी चल रही है जब गाड़ी तो गति है। फिर आप भी चल रहे हैं, लेकिन जब अचानक से रुक जाएगी तो आपका निचले सिरा रुक जाएगा, लेकिन ऊपरा गतिमान रहेगा तो आगे की ओर झुक जाएगा। अगला है, जब मुड़ान पर वाहन मुड़ती है तो गाड़ी मुड़ने की विपरीत दिशा में यात्री को झुकना पड़ता है। यह दिशा का जड़त्व का बढ़िया एग्जाम्पल है। न्यूटन का द्वितीय नियम गति का, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। या इस प्रकार कह लीजिए, किसी वस्तु पे संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। तो इस तरीके से भी इससे जो है फार्मूला प्राप्त होता है, बल का फार्मूला। पहले नियम से बल के बारे की परिभाषा मिलती है, दूसरे में सूत्र मिलता है F बराबर ma। यहाँ न्यूटन का द्वितीय गति का नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी बल का सूत्र साथियों प्राप्त। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के उदाहरण: क्रिकेट के खिलाड़ी कैच पकड़ते समय हाथ को पीछे खींचते हैं, तो ये क्या हुआ? संवेग में परिवर्तन हो गया, जिससे बल कम पड़ गया। कच्ची सतह पर कूदने की अपेक्षा पक्की सतह पर कूदने पर चोट का ज़्यादा लगना। ठीक। मोटरसाइकिल में साकर का प्रयोग करना, साकर लगाने से जब जो है झिझके कम लगते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसको कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में आरोपित करती है। इसे न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहा जाता है। तृतीय नियम के एग्जाम्पल हैं: चप्पू के द्वारा नाव को चलाना। जब नाव को पानी को पीछे फेंकते हैं तो नाव आगे बढ़ती है। बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक को पीछे हटना। जब बंदूक से गोली लगाते हैं तो बंदूक झटका देती है पीछे। रॉकेट का उड़ना। रॉकेट जब आग जलाता है, नीचे की तरफ बल लगाता है तो रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ जाता है। नोट: जहाँ पर न्यूटन का तृतीय गति का नियम कार्य करता है, वहाँ पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी कार्य करता है। तो यहाँ पर एक संवेग संरक्षण का नियम भी होता है, m1u1 + m2u2 बराबर m1v1 + m2v2। ध्यान रखेंगे। उत्तोलक क्या होता है? लीवर क्या होते हैं? उत्तोलक में आलंब, भार और आयास 3 चीज़ें होती हैं। आलंब माने यहाँ पर जो है लोड माने भार, और इफर्ट माने आयास या प्रयास, और आलंब का मतलब होता है जहाँ पर कोई चीज़ रुकी होती है। जैसे कि कैंची है तो ये बीच वाला भाग आलंब होता है, जहाँ से बंधी है, और यहाँ पे भार रखा जाता है और यहाँ से बल लगाया जाता है। आयास यानी बल। ठीक। और इसमें लगता है बल आघूर्ण, क्योंकि दो बल यहाँ पे लगते हैं। अब हम लोग सीखेंगे उत्तोलक लीवर्स, यानी यह एक सरल मशीन होती है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक क्या करता है? उत्तोलक जो है ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एक सरल मशीन होती है। उत्तोलक का मुख्य पॉइंट क्या है? आलंब यानी फलक्रम। आलंब जिस बिंदु से मशीनों को स्वतंत्र रूप से घुमाया जा सके उसको आलंब कहा जाता है। आयास यानी इफर्ट। सरल मशीन को काम करवाने के लिए जितना बल आरोपित किया जाता है उस बल को आयास कहते हैं। भार, लोड, जिस बिंदु से मशीन कार्य करती है उस बिंदु को भार कहते हैं। उत्तोलक के प्रकार: प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी का। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जैसे कैंची, जिसमें आलंब बीच में होता है
और इधर भार और इस साइड आयास होता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जैसे कि सरौता, इसमें आलम्ब जो है यहाँ पे मतलब यहाँ पर होता है और ये बीच में होता है आयास, यानी बल बीच में होता है। नहीं ये नहीं है सरौता दूसरा है। सरौता यहाँ पे आपने देखा होगा, ये देखो है। और ये चिमटा है, चिमटे में भार यहाँ होता है, आलम्ब यहाँ होता है, आयास बीच में होता है। ठीक, अभी मैं धीरे धीरे से एक एक करके पढ़ाऊँगा। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक वैसा उत्तोलक जिसमें आलम्ब आयास एवं भार के बीच में होता है तो उसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक से कैंची, संगसी, गिलास मतलब प्लास लिखा है, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप, इसका यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक से कम एवं एक के बराबर होता है। यांत्रिक लाभ बराबर आयास बटे भार, ये सूत्र होता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जिसमें भार जो है आलम्ब एवं आयास के बीच होता है उसको द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। पहले में कौन बीच में था? आलम्ब। दूसरे में कौन बीच में है? दूसरे में है भार। जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन सरौता का, और यहाँ पर खैनी काटने का मशीन, एक पहिए वाला ठेला, इसका यांत्रिक लाभ हमेशा एक से बड़ा होता है। सरौता आप लोग याद रखिएगा, पहले में कैंची, दूसरे में सरौता, तीसरे में चिमटा। मनुष्य का हाथ या स्टेपलर या चिमटा, देखो आ गया चिमटा यहाँ पर। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, जिसमें आयास आलम्ब एवं भार के बीच होता है। तो पहले में आलम्ब बीच में होता है, दूसरे में भार बीच में होता है, आलम्ब भार, और तीसरे में आयास बीच में होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। संतुलन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन। स्थायी संतुलन की मतलब जैसे आपने चिमटे को दबाया और जब छोड़ देते हैं चिमटा पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, तो पहली अवस्था में वापस आ जाए, स्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन पहली अवस्था में वापस ना आए, और उदासीन संतुलन नई स्थिति का निर्माण हो जाए। जैसे आपने किसी तार को मोड़ दिया तो वो मुड़ जाए, तो उदासीन संतुलन। अस्थायी संतुलन यानी पहली अवस्था में ना वापस आए, जैसे आपने इतना मोड़ा लेकिन वो फिर से कुछ दूर तक वापस आ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।